हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था। जैसे कि हमने ये जाना था कि गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। ये टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है? ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्निंग का सोर्स है। गवर्नमेंट रेवेन्यू क्यों अर्न करना चाहती है? क्योंकि वो इसी से हमारे ऊपर खर्चा करती है। वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट इज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। फिर हम लोगों ने देखा था कि जैसे हमारे घर में अर्निंग और नॉन अर्निंग पीपल होते हैं, वैसे ही कंट्री में भी अर्निंग और नॉन अर्निंग पीपल है, और यही कुछ अर्निंग लोग नॉन अर्निंग लोगों का खर्चा उठाते हैं। फिर हम लोगों ने टैक्स के सिस्टम के बारे में ये जाना था कि जितनी आपकी इनकम ज्यादा होगी उतना आपका टैक्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन को फॉलो करता है। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में आप लोगों के लेटेस्ट मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने के लिए कहा था। ये आपका लेटेस्ट मॉड्यूल है जो आपके स्क्रीन के सामने है। हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ रीड कर लिया था कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द पब्लिक, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और इसीलिए गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। कोई अपनी हार्ड एंड मनी से पैसा देना नहीं चाहता है, कंपल्शन है, इसलिए हम दे रहे हैं। फिर हमने टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनके बारे में रीड किया था। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को भरना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पे है, भरता कोई और है। मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल दे करके, किस पे लगा और किसने भरा। जिस पे लगा वो है इंसिडेंस, और जिसने भरा उस पे पड़ता है उसका इम्पैक्ट। तो ये हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस को रीड किया था। नेक्स्ट हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। मैंने आपको कहा था कि अगर मैं आपसे हेलमेट ना पहनने के लिए फाइन मांगू तो आप मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास में वो कलेक्ट करने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन यही जब गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस मांगती है तो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है आप लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट वी वुड कम टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तीन टाइप की लिस्ट हमने डिस्कस करी थी। यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने का। स्टेट लिस्ट में जो भी आइटम्स दिए हुए हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ऑन कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंट्रल और स्टेट दोनों की पावर है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डील करता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड, वहां से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि वहां पे एक्सपेंसेस का भी डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू का भी डिपार्टमेंट है। उसके नीचे दो बोर्ड्स बनाए गए हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। फिलहाल हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से डील करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे अगले ग्रुप का सब्जेक्ट होगा। फिर हमने इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया के सोर्सेज देखे थे। उसमें पहला था इनकम टैक्स एक्ट 1961। याद रखना, सेक्शन 1, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है कि 1 अप्रैल 1962 से इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, 1 अप्रैल 1961 से नहीं हुआ था। ये 1 जनवरी क्यों नहीं है, 1 अप्रैल क्यों है, इसका लॉजिक जब हम फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर पढ़ेंगे आपको ध्यान में आएगा। फिर इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ एनुअल अमेंडमेंट्स देखने पड़ते हैं। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल के थ्रू कुछ ना कुछ प्रोविजंस लेके आता है, चेंजेस लेकर के आते हैं। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर जो लेके आ जाए वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो जाता, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है, प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ता है, तब जाकर के ये सारी चीजें एनफोर्स होती है। नेक्स्ट वॉज इनकम टैक्स रूल्स। हर एक्ट को समझने के लिए उसके पीछे के रूल्स समझने पड़ते हैं। और उसके बाद में सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस। तो जो भी सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस, सीबीडीटी, मैंने आपको कहा था क्यों जरूरत पड़ती है। अगर कुछ ऐसा है जिसको हम क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं तो उस चीज के ऊपर सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी इशू करते हैं। नेक्स्ट वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस जो भी आते हैं, आर बाइंडिंग ऑन ऑल दी कोर्ट्स एंड ऑल दी पर्संस। नाउ आई वुड बी स्टार्टिंग विद बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स, सेक्शन 4। इनकम टैक्स में सेक्शंस याद रखना जरूरी है क्या? तो नहीं, आपको पर्सनली सारे सेक्शंस याद नहीं करने पड़ेंगे, पर मैं आपको बार बार क्लास में सेक्शंस बुलवा के याद करवा दूंगी। जितने सेक्शंस मैं बोलूं उतने सेक्शंस आप ध्यान में रखते जाना। जैसे अब तक हमने सिर्फ एक सेक्शन किया है, सेक्शन 1, जिसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। नाउ चार्जिंग सेक्शन, बेसिक प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स, सेक्शन 4। Income of the previous year of a person is charged to tax in the immediately following assessment year। इस एक लाइन में आपको दिख रहे होंगे उन्होंने कितने वर्ड्स को हाईलाइट किया है। आपका पहला वर्ड हाईलाइटेड है इनकम, आपका सेकेंड वर्ड हाईलाइटेड है प्रीवियस ईयर, आपका थर्ड वर्ड हाईलाइटेड है पर्सन। ये देखो, पहला वर्ड है इनकम, सेकेंड वर्ड है प्रीवियस ईयर, थर्ड वर्ड है पर्सन, और फोर्थ वर्ड है असेसमेंट ईयर। मतलब अपने को ये सारी डेफिनेशंस को पढ़ना है। ये 4 कंसेप्ट हमको सीखने पड़ेंगे कि इनकम का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब क्या होता है, और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है।
तो इस लाइन को समझने से पहले हम इन चारों का मतलब पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगी। तो हम लोग सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन पे आएंगे। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने के लिए आप लोग अपने मॉड्यूल के नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ, जहाँ पे आपको देखो असेसी का मीनिंग दिख रहा है। असेसी के बाद में ये आ गया पर्सन का मीनिंग। पर्सन का मीनिंग दिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। अच्छा, एक चीज याद रखने की, सेक्शन 1 हम लोगों ने देखा एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो चार्जिंग का मतलब सेक्शन है जो बताता है कि इनकम टैक्स का चार्ज लगेगा। एंड सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस, तो जितनी भी डेफिनेशंस इनकम टैक्स में वो सब सेक्शन 2 में है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है पर्सन की? द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या क्या आते हैं? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, whether incorporated or not, local authority, and every artificial judicial person not falling within any of the preceding categories। ध्यान से समझना। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सब लोगों को पता है। नेचुरल ह्यूमन बींग्स, आप, मैं, हम सब क्या है? इंडिविजुअल। तो सारे नेचुरल ह्यूमन बींग्स किस में आ गए? इंडिविजुअल। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पे आपको HUF का मेंबर बाय बर्थ मिलता है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट से HUF के मेंबर नहीं बनते। नेक्स्ट इज कंपनी, कंपनी सब लोगों को पता है। फर्म, यहाँ पे बात हो रही है पार्टनरशिप फर्म की। AOP और BOI के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लोकल अथॉरिटी, आपकी महानगर पालिका, पंचायत, मनपा, वो सब इसमें आ गया। एंड एवरी आर्टिफिशियल, इनकम टैक्स वालों ने क्या किया? इनकम टैक्स वालों के डेफिनेशन में क्लियर लिखा है कि हर पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लायबल है। अब पर्सन की डेफिनेशन में अगर ये 6 लोग होते तो कोई पर्सन, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी अगर इन 6 में कवर नहीं हो पा रही है तो उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, इसको चेंज करके कर दिया एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब उन्होंने ये बोल दिया है कि हर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इन 6 कैटेगरी में नहीं आता वो भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा। नेचुरल तो आ नहीं सकता क्योंकि नेचुरल ह्यूमन बींग्स तो इंडिविजुअल में आ गए। उसके अलावा अगर कोई भी तरह का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो वो इसमें आएगा। कौन आ सकता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल बोल दूं। आपकी यूनिवर्सिटी, बामू यूनिवर्सिटी, वो ना इंडिविजुअल है, ना HUF है, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना AOP है, ना BOI है, ना लोकल अथॉरिटी है। तो वो किस में काउंट हो जाएगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब हम लोग ये नीचे नोट्स देखेंगे। अच्छा, AOP और BOI के मतलब को समझने के लिए पहले नीचे की डेफिनेशंस देख के फिर चेक करें। On the basis of a well-settled principle that the Crown cannot be charged to tax, it can be said that unless otherwise specifically mentioned, the Union government cannot be taxed in India. Please underline this line. Union government cannot be taxed in India, क्योंकि वही वो अथॉरिटी है जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट बी टैक्स्ड इन इंडिया। क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं वो? क्राउन कैन नॉट बी चार्ज टू टैक्स। क्राउन मतलब राजा से मतलब हो गया, तो इंडिया में क्राउन कौन हो गया? यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट बी टैक्स्ड इन इंडिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने AOP और BOI का मतलब समझाया है। इसके नाम में इसका मतलब है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे AOP और BOI की डेफिनेशन को, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एसोसिएशन और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है बॉडी। दोनों का मीनिंग सेम है। एसोसिएशन का मतलब भी ग्रुप होता है और बॉडी का मतलब भी ग्रुप होता है। अब यहाँ पे ग्रुप है पर्सन्स का और यहाँ पे ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, बस यही इसका बेसिक डिफरेंस है। जहां पे बात हो रही है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर X, मिस्टर P, ये सब लोग जब साथ में आ जाएंगे तो वो बन जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन में तो कोई भी आ सकता है। पर्सन में कंपनी भी आ सकता है, पर्सन में पार्टनरशिप फर्म आ सकता है, पर्सन में HUF आ सकता है। तो मान लो कि मिस्टर A, कोई HUF, कोई कंपनी और कोई पार्टनरशिप फर्म, ये चारों आकर के अगर कहीं पे साथ में काम करते हैं तो वो जाना जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस। लेकिन अगर मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C सब इंडिविजुअल साथ में आते हैं तो वो जाना जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन AOP एंड BOI. We'll read the paragraph. An association of persons or a body of individuals or a local authority or an artificial judicial person shall be deemed to be a person, whether or not such person or body or authority or judicial person was formed or established or incorporated with the object of deriving income, profits or gains. वो बोल रहे हैं आपका AOP या आपका BOI या लोकल अथॉरिटी या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन चाहे प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से इनकॉर्पोरेट ना हुआ हो, उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पर्सन तो मानेंगे। फर्म इंक्लूड्स LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी फर्म का पार्ट माना जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में आपने अगर पढ़ा होगा तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब उन्होंने इसमें एक नया कंसेप्ट इंक्लूड किया है, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो ये फॉर्म भी फर्म में ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने एक एक को ध्यान से समझाया। सबसे पहले इंडिविजुअल देखो, इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन दैट इज ह्यूमन बीइंग। अंडरलाइन कर लो, इंडिविजुअल इंक्लूड्स अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माइनर जिसकी एज 18 से कम है
और अनसाउंड माइंड, जो अपन बोलते हैं ना कि जिसको नहीं समझ में आता है अच्छे से, या आम भाषा में जिसका थोड़ा सा माइंडसेट कम चलता है, या वो अनसाउंड माइंड। हाउएवर डाइटीज आर असेसेबल एज जुडिशियल पर्सन। अब डाइटीज क्या होते हैं? डाइटीज मतलब आपके गॉड, भगवान। तो भगवान की जो भी मूर्तियां वगैरह है, दे आर असेसेबल एज जुडिशियल पर्सन। इंडिया में पूजा उनकी ऐसी होती है जैसे वो सच में है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से दे आर असेस्ड एज जुडिशियल पर्सन। ट्रस्टी ऑफ अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट शैल बी असेस्ड एज एन इंडिविजुअल। ट्रस्टी ऑफ अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, पहले डिस्क्रिशनरी वर्ड पे फोकस नहीं करते हैं, ट्रस्टी वर्ड पे फोकस करते हैं। आपको पता है ट्रस्ट फॉर्म होते हैं, कभी एजुकेशन के हिसाब से या कभी मंदिरों के हिसाब से ट्रस्ट फॉर्म किए जाते हैं। तो ये ट्रस्ट के जो हेड्स होते हैं उनको ट्रस्टीज बोलते हैं। तो किसी डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का ट्रस्टी भी एज एन इंडिविजुअल असेस किया जाएगा। डिस्क्रिशनरी मतलब अपनी मर्जी से। तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है वो भी इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एचयूएफ। एचयूएफ कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन दादा परदादा जो अपन बोलते हैं, उन्हीं की फैमिली पूरी चलती आ रही है। इसमें ये वर्ड याद रखना या ये लाइन अंडरलाइन कर लो, इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। सब वाइफ्स और सारी अनमैरिड डॉटर्स अपने फादर के एचयूएफ में ही काउंट होती है। मैरी करने के बाद वो अपने हस्बैंड के एचयूएफ में काउंट होगी, शादी से पहले वो अपने हस्बैंड के अपने फादर के एचयूएफ में काउंट होगी। Only those undivided families are covered here to which Hindu law applies. It also includes Jain and Sikh families. सिर्फ वही undivided families cover हैं जिनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है। इसमें जैन और सिख families भी included हैं। Once a family is assessed as HUF, it will continue to be assessed as such till its partition. अगर एक बार आप HUF की तरह असेस होने लग गए तो जब तक पार्टीशन नहीं होता तब तक आप एज एन HUF ही असेस किए जाओगे। ओके, नेक्स्ट कंपनी। कंपनी का मीनिंग दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में। ओके, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो। हम लोग गए थे सेक्शन 4 के पास, तो सेक्शन 4 ने हमको बोला कि हर पर्सन को इनकम टैक्स में टैक्स चार्जेबल होता है, हर पर्सन को। तो हम यहाँ पे ये देखने आए हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के पास कि पर्सन का मतलब क्या क्या होता है। पर्सन में हमने पहले इंडिविजुअल देखा, हमने एचयूएफ देखा, अब हम देखने आए हैं कंपनी। चलो अब कंपनी का मतलब देखो। चलिए, समझ गए आप लोगों को कि हम कहाँ से कंसेप्ट्स पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अब ये जो सेकेंड लाइन दी है, इसमें आपको इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी का मतलब समझ में आएगा। इंडियन कंपनी वो होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है, फॉरेन कंपनी वो होती है जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट होती है। तो पहले वर्ड में उन्होंने इंडियन कंपनी ले लिया, दूसरे वर्ड में उन्होंने फॉरेन कंपनी ले लिया। आप चाहिए तो आप वहां पे बी पॉइंट पे लिख सकते हो फॉरेन कंपनी। सी, any institution, association or body which is or was assessable or was assessed as a company for any assessment year on or before 1st April 1970। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी जो एज अ कंपनी असेस किया जाता था 1 अप्रैल 1970 में या उससे पहले। Any institution, association or body, whether incorporated or not, and whether Indian or non-Indian, which is declared by general or special order of the Central Board of Direct Taxes to be a company। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जिसको सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एज अ कंपनी डिक्लेयर कर दिया हो, तो इनमें से कोई भी कंपनी में कवर होगा। ओके, अब उन्होंने अपने को इंडियन कंपनी का मतलब समझाया है। इंडियन कंपनी वो होती है, means a company formed and registered under Companies Act 1956। अब ये पहले Companies Act 1956 था, अब तो Companies Act 2013 हो गया है। आप चाहो तो वहां पे चेंज कर सकते हो। An Indian company means a company formed and registered under Companies Act 2013 and includes, क्या क्या include होगा? A company formed and registered under, underline करो, company formed and registered under any law relating to companies फॉर्मली इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज। इस एक्ट से पहले, अगर कोई एक्ट के अंडर भी पहले, मतलब इस एक्ट से पहले अगर कोई एक्ट चलता था, जैसे अभी अगर हम वहाँ कंपनीज एक्ट 2013 करते हैं, तो उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, या जो भी कंपनीज एक्ट थे, उन सब में भी अगर कोई कंपनी फॉर्म और रजिस्टर हुई है तो वो भी इसमें काउंट होगी। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में जो भी रूल है कंपनीज के लिए, जो भी एक्ट है, उसके अंडर भी जो फॉर्म हुआ है वो भी कंपनी में काउंट होगा। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी। कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट। कोई भी कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी which is declared by CBDT to be a company।
In aforesaid cases, a company, corporation, institution, association, or body will be treated as an Indian company only if its registered office or principal office, as the case may be, is in India. मैंने आपको पहली कंडीशन बताई इंडियन कंपनी के लिए, इंडियन कंपनी वो होती है जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में होती है, फॉरेन कंपनी वो होती है जो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया कहीं और किसी दूसरे देश में इनकॉर्पोरेट होती है. ओके अब इंडियन कंपनी में उन्होंने बताया नीचे डोमेस्टिक कंपनी, तो अंडरलाइन कर लो, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लायबल टू टैक्स अंडर द एक्ट हैज मेड प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स पेएबल आउट ऑफ सच इनकम विद इन इंडिया. एक तो इंडियन कंपनीज को डोमेस्टिक कंपनीज बोलते हैं, और दूसरा ऐसी कोई भी कंपनी which in respect of its income liable to tax under the act has made prescribed arrangements for the declaration and payment of dividend payable out of such income within India. जो अपनी वो इनकम, जिस इनकम के ऊपर वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, उस इनकम में से अगर वो डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड करते हैं विद इन इंडिया, तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी में काउंट. नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आपको बहुत सिंपल दिख रही होगी, मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी. लॉ में कई जगहों पे कुछ चीजों को ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स ना हो. प्रेफरेंस शेयर्स को ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो इक्विटी शेयर्स ना हो, दोनों का डेफिनेशन ऐसा नहीं होता है, एक का होता है. क्यों करते हैं? ताकि कोई उन दोनों के लिमिट से बाहर ना निकल पाए. अगर वो डोमेस्टिक कंपनी को भी डिफाइन करेंगे, इंडियन कंपनी को भी डिफाइन करेंगे, फॉरेन कंपनी को भी डिफाइन कर देंगे, तो अगर कोई तीसरा निकल गया तो वो बीच में नहीं जाना चाहिए. तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आपको हमने डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी तो बता दिया, फॉरेन कंपनी वो होगी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है. अब फॉरेन कंपनी क्या है, आगे देखो क्या है, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. अब आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो ये आपका वो कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. फॉलोइंग कंपनीज आर सेड टू बी कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट रहता है, पब्लिक कंपनीज होती है. गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी अंडर सेक्शन 8, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनी, कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी. ये सब वो कंपनीज है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है. आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये आपके लॉ वाले पार्ट में आएगा जहाँ पे आपके कंपनीज कवर हो जाएंगे. हम लोग बेसिकली अभी कंपनी पे फोकस कर रहे हैं, मतलब डिटेलिंग जो है वो हम असेसमेंट ऑफ कंपनी वगैरह में पढ़ेंगे. यहाँ हमको सिर्फ ये जानना है कि हर पर्सन को टैक्स देना होता है, और पर्सन में कंपनी भी कवर होती है, कंपनी में इंडियन कंपनी भी आती है और कंपनी में फॉरेन कंपनी भी आती है. अब किसी को ऐसा भी लग सकता है कि फॉरेन कंपनी तो वो होती है जो किसी दूसरे कंट्री में जाके इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो इंडिया में टैक्स क्यों देगी. इन सब के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस. तब हमको ध्यान में आएगा कि फॉरेन कंपनी को क्यों टैक्स देना है और इंडियन कंपनी को कब टैक्स देना है. ओके अब हमारी डेफिनेशन के हिसाब से पर्सन की डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं. तो पर्सन में कंपनी के बाद में नेक्स्ट आते हैं फर्म. As per Section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership means relationship between persons who have agreed to share profits and the business carried on by all or any one of them acting for. आप लोगों को पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है. दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ में आते हैं कॉमन बिजनेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं. Persons who enter into such business are individually known as partners and collectively known as firm. A firm is though not having a separate legal entity but has separate entity in the eyes of Income Tax Act. क्या लाइन है ये ध्यान से समझना. वैसे पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को दो अलग लोग नहीं माना जाता, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग एंटिटीज है. इसलिए पार्टनर को अपना अलग टैक्स भरना पड़ता है एज एन इंडिविजुअल, और पार्टनरशिप फर्म को अपना अलग टैक्स भरना पड़ता है एज अ फर्म. Tax point. A partnership firm is a separate taxable entity apart from its partners. Income tax, a limited liability partner shall be treated at par with the firm. In income tax, a limited liability partnership LLP shall be treated at par with firm. मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म का ट्रीटमेंट होता है टैक्स का, वैसा ही ट्रीटमेंट LLP को भी मिलेगा. ओके नेक्स्ट इज AOP एंड BOI. अंडरलाइन कर लो, AOP मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. पर्सन में कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, who join together for common purpose. Every combination of persons cannot be termed as AOP. हर combination of persons को आप AOP नहीं बोल सकते. It is only when they associate themselves in an income producing activity. ये आप तभी उनको AOP बोल सकते हो जब वो किसी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में साथ में आते हैं. मतलब सपोज एक एग्जांपल कि दो लोग साथ में क्लास आते हैं, उन्होंने डील कर लिया आपस में कि एक दिन तेरी गाड़ी लेंगे, एक दिन मेरी गाड़ी लेंगे, और अपन दोनों साथ में एक ही गाड़ी के ऊपर क्लास पे जाएंगे. मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी ये कोरोना का छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा सपोज अपन ने ऐसा डील कर लिया, तो आप बोलोगे हम लोग साथ में आ रहे हैं कॉमन पर्पस के लिए, क्लास में जाना है. ये AOP नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के लिए साथ में नहीं आए.
जबकि BOI मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस वेदर और नॉट टू अर्न द इनकम। बस कॉमन पर्पस के लिए ज्वाइन करते हैं, उसमें इनकम कमाना इंटेंशन नहीं है। देखो AOP में इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, BOI में वेदर और नॉट टू अर्न इनकम। Co-hires, co-donees, etc. joining together for a common purpose or action would be chargeable as in AOP or BOI. In case of income of AOP, the AOP alone shall be taxed and the members of the AOP cannot be taxed individually in respect of income of AOP. ध्यान से लाइन समझना। AOP के केस में AOP पे टैक्स लगाया जाएगा और AOP के मेंबर्स पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा एज इनकम ऑफ द AOP। मतलब AOP की इनकम पे AOP टैक्स देगा, इंडिविजुअल की इनकम पे इंडिविजुअल देगा। AOP की इनकम पे पर्सन्स को टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। Okay, AOP और BOI का difference. In BOI, only individuals can be members, whereas in case of AOP, any person can be its member. फिर company भी हो सकता है, firm भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है. Firm etc. can be the member of AOP but not of BOI. In case of AOP, members voluntarily get together with a common will for a common intention or purpose, whereas in case of BOI, such common will may or may not be present. AOP में members अपनी मर्जी से voluntarily अपनी मर्जी से साथ में आते हैं एक common will के लिए, एक common intention के लिए, common purpose के लिए, जबकि BOI में common will हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लोकल अथॉरिटी सबको अच्छे से पता है कौन कौन आते हैं इसमें। म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी और ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, अपना ये कैंट एरिया जो है कैंटोनमेंट बोर्ड, और अदर अथॉरिटीज लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ म्युनिसिपल और लोकल फंड। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मैंने आपको बोला जो कोई भी इन सब कैटेगरी में नहीं आ पाया वो आएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन नहीं है, जिनकी अपनी सेपरेट एंटिटी है इन द आईज ऑफ लॉ, may not be directly sued in a court of law but they can be sued through persons managing them. उनको हम डायरेक्टली sue तो नहीं कर सकते, पर जो लोग उनको मैनेज कर रहे हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। जैसे ओ माय गॉड का एग्जांपल याद है, ओ माय गॉड में परेश रावल को मंदिरों के ऊपर केस करना था, तो उन्होंने मंदिर या भगवान तो आने वाले नहीं है, तो उन्होंने केस किसके ऊपर किया, पंडितों के ऊपर जो उस मंदिर को मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो डायरेक्टली तो कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग उनको मैनेज कर रहे हैं उनके थ्रू हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, डाइटीज, आइडल्स, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल एक्सेट्रा। मैंने आपको बामू यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया। Under the Income Tax Act, such person has been provided exemption from payment of tax under separate provisions of the Act if certain conditions mentioned therein are satisfied. क्या बोल रहे हैं वो? ऐसे लोगों को, अब आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो भी डाइटीज है, आइडल्स है, यूनिवर्सिटी है, वो सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। उनकी इनकम टैक्सेबल है, नहीं है, कितनी एग्जेम्प्ट है, वो सब आगे आने वाले प्रोविजंस में हम देखेंगे। वो वही लाइन बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में इन लोगों की इनकम को, इन लोगों के पैसों को एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन अगर वो कुछ मेंशन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो, अदरवाइज नहीं। वो क्या कंडीशंस है वो सब अपने आगे के चैप्टर्स में आएगा। अभी अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी पर्सन। तो अब मैं वापस एक बार याद दिला दूं कि अपन क्या पढ़ रहे थे। अपन लोगों ने सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा था, जिसमें अपन लोगों ने ये लाइन रीड करी थी कि हर वो पर्सन, मतलब जो भी पर्सन है, उन सब पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है। फिर हम ये देखने आए थे कि पर्सन की डेफिनेशन में आता कौन कौन है। तो मैं वापस एक बार वो स्टेटमेंट के ऊपर जाती हूँ जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे। आप लोग भी वापस उसी पेज के ऊपर आ जाइए जहां पे हम लोगों ने ये लाइन पढ़ी थी सेक्शन 4 में। देखो, income of the previous year of a person is charged to tax in the immediate following assessment year. Income of the previous year of a person की इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। अभी आप प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वर्ड भूल जाओ, आप सिर्फ ये याद रखो कि इनकम ऑफ द पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स। तो हमने अभी देखा कि पर्सन में कौन कौन आते हैं। तो पर्सन में कौन कौन आते हैं फिर से ध्यान देंगे, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एंड द 7th वन इज एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये 7 लोग आपके पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, टैक्सेबल है, नहीं टैक्सेबल है, इनको कैसे टैक्स लगेगा वो सब आगे आएगा, पर ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, देयरफॉर आर लायबल फॉर टैक्स। ओके, अब मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कंसेप्ट समझने से पहले हमको एक दूसरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिसमें मुझे आप लोगों को बताना है कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस है। ओके, चलो थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, आप मुझे बताओ, कैलेंडर ईयर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। कैलेंडर ईयर क्या होता है? तो जो कैलेंडर के हिसाब से चलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हर साल हम 31 दिसंबर की नाइट को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, 1 जनवरी से न्यू ईयर स्टार्ट होता है।
कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर पे। ओके, हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल वो ईयर वो होता है जो शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च पे। आपने कई बार सुना होगा 1 अप्रैल को फाइनेंशियल न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस आते हैं। तो 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। इस फाइनेंशियल ईयर की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताती हूँ, अब ध्यान से सुनना। सपोज एक एग्जांपल, आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेस में जब भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो हम हमारा अकाउंटिंग ईयर कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी खत्म कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल, आज मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर मैंने जगह वगैरह देखी, मैंने बाकी सब अरेंजमेंट्स किए। ये सब कुछ करने में मेरे को एक 10 दिन का टाइम लग गया। तो एक 15 जून के आसपास आई स्टार्टेड माई बिजनेस। तो मैं रुकूंगी तो नहीं कि यार एक तारीख से शुरू करेंगे, चलो 4 महीने बाद शुरू करेंगे। अभी मेरे पास सब अरेंजमेंट हो गया, तो मैंने 15 जून से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब 15 जून से अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे मेरे पूरे साल की अकाउंटिंग करनी है, तो मेरी अकाउंटिंग 15 जून से लेके 14 जून तक की होगी, या 15 जून से 15 जून की होगी। इस साल के 15 जून से अगले साल के 15 जून तक, 15 जून 2020 से लेके 15 जून 2021 तक। तो आई विल कम टू नो कि एक साल में मैंने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया। तो ये हो गया मेरा अकाउंटिंग ईयर। किसी का अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है। चलो मैंने सोचा कि 15 जून से ना करके अपन थोड़ा रुक जाते हैं, 1 तारीख से करते हैं। मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट करके 30 जून तक किया। तो 1 जुलाई टू 30 जून विल बी माई अकाउंटिंग ईयर, जिसमें मेरी अकाउंटिंग हो रही है। किसी का अकाउंटिंग ईयर 1 सितंबर से हो सकता है, किसी का 1 अक्टूबर से हो सकता है, किसी का 1 दिसंबर से हो सकता है, किसी का 1 जनवरी से भी हो सकता है। उसने सोचा कि 1 जनवरी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर कभी भी शुरू हो सकता है और वहां से 1 साल तक का रहता है। अब आप ध्यान से समझना। सपोज इनकम टैक्स वालों को इनकम कलेक्ट करना है। अब ये जो इनकम टैक्स का सिस्टम है, उसमें हर पर्सन अपने खुद का इनकम खुद कैलकुलेट करता है और भरता है। डिपार्टमेंट सिर्फ चेक करता है कि आपने इनकम करेक्ट से भरा है। अब सपोज एक एग्जांपल, इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो। सपोज मैंने आपको बोला कि आप अपना पेपर लिख लो, मैं आपका पेपर चेक करके दे दूंगी। अब आपने मुझे पूछा कि मैम कौन से टॉपिक के ऊपर पेपर लिखना है, क्या टेस्ट है। तो मैंने आपको बोला टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं है, आपको अपने मन से जो टॉपिक लेना है ले लो। तो आप एक काम करो, जिसको जिस चैप्टर पे टेस्ट देना है वो दे दो। तो अब एक स्टूडेंट ने दिया चैप्टर 1 पे, एक स्टूडेंट ने दिया चैप्टर 2 पे, किसी का चैप्टर 5 अच्छा था उसने उस पे दे दिया, किसी का चैप्टर 9 अच्छा था उसने उस पे दे दिया। सब बच्चों ने अलग अलग चैप्टर्स पे टेस्ट दे दिए। अब मुझे अगर चेक करना है तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा। पहले मैं एक बच्चे का चैप्टर 1 चेक करूं, फिर एक बच्चे का चैप्टर 2 चेक करूं, फिर एक बच्चे का चैप्टर 9 चेक करूं, तो मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसकी जगह पे अगर मैं डिक्लेयर कर देती कि चैप्टर 1 का टेस्ट है और एक कॉमन क्वेश्चन पेपर का सेट बना देती और सबको बोलती कि आप यही चेक करो, तो किसी को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैं सबका एक साथ चेक कर सकती थी पूरा पेपर। लेकिन अगर ऐसे ही डिपार्टमेंट को इतने सारे लोग अगर अपना अपना अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आपके पास आए, आपको पूछे, आप बोलोगे मेरा 1 जुलाई से 30 जून को है, तो आपके बुक्स उनको वैसे चेक करने पड़ेंगे। कोई बोलेगा मेरा 1 सितंबर से 31 अगस्त है, उसका वैसे चेक करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट कितनी तरह से चेक करेगा और कितने लोगों का चेक करेगा। तो डिपार्टमेंट ने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने बोला कि हम सबका जो चेकिंग है, सबका जो ईयर है वो एक ही पकड़ेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जब भी बिजनेस शुरू करना है तो मेरे को 1 अप्रैल तक रुकना पड़ेगा। जैसे अभी 1 अप्रैल को जाकर के हार्डली 2 महीने हुए। आज मैंने सोचा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं, ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो रुको, अगले साल की 1 अप्रैल आएगी फिर मैं बिजनेस शुरू करूंगी। ऐसा नहीं है, मैं बिजनेस 15 जून से शुरू कर सकती हूँ। मैं मेरी अकाउंटिंग भी 15 जून से अगले 15 जून तक कर सकती हूँ। पर डिपार्टमेंट को जो मैं टैक्स भरूंगी वो मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कमाई गई इनकम पे भरूंगी। तो आप अपना अकाउंटिंग ईयर कैसे भी चला सकते हो, डिपार्टमेंट उस पर मना नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट सिर्फ बोलता है हमको जब टैक्स भरने आओगे तो हमको टैक्स भरने के लिए आप अपना साल क्या पकड़ोगे, तो आप अपना साल 1 अप्रैल से 31 मार्च पकड़ोगे। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे 2 साल का, तो 2 साल के अलग बुक्स मेंटेन होंगे। एक बुक मेंटेन होगी जो 15 जून से 15 जून चलेगी और एक बुक मेंटेन होगी जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलेगी। कई लोग इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए अपना फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर एक ही रखते हैं, पर जो लोग नहीं रख पाते हैं वो फिर अपना फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर अलग अलग रखते हैं और वही अलग अलग बेसिस पे उन लोगों को टैक्स देना पड़ता है। डिपार्टमेंट तो टैक्स खाली उसी बेसिस पे देगा। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर की। अब अपने को असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होते हैं वो डिस्कस करना है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। सपोज एक एग्जाम्पल, मैंने इस साल मैंने आपको बोला 15 जून से मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब 15 जून से मैं 15 जून तक इनकम कमा रही हूँ और उसके हिसाब से जो भी मेरा फाइनेंशियल ईयर बनता है उसके हिसाब से मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। सपोज 15 जून को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया
20 जून को गवर्नमेंट को पता चल गया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो 20 जून को इनकम टैक्स की अथॉरिटीज मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला कि आपने तो नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब आप तो पैसे वगैरह कमाओगे। मैंने बोला यस, बिजनेस किया ही वो इंटेंशन से कि प्रॉफिट कमाना है। उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप इस पे हमको टैक्स भर दो। तो मैंने बोला मैं अभी कैसे टैक्स आपको भर दूं, टैक्स तो इनकम पे भरी जाएगी। उन्होंने बोला इनकम तो आप कमाओगे। तो मैंने बोला इनकम में कमाऊंगी, पर मुझे क्या पता मैं कितनी इनकम कमाऊंगी, आपने तो इतनी पूरी स्लैब की लिस्ट दी हुई है, 5%, 20%, 30%, मुझे क्या पता कि मैं कैसे इनकम कमाऊंगी, कितनी इनकम कमाऊंगी, तो मैं टैक्स कैसे भरूँ। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आपकी अकाउंटिंग कब खत्म होगी। मैंने बोला मेरी अकाउंटिंग अगले साल 15 जून को खत्म होगी, मैंने 15 जून से बिजनेस शुरू किया है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारी अकाउंटिंग तो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलती है, तो हम 31 मार्च तक रुक जाएंगे, 31 मार्च तक आप अकाउंटिंग कर लेना, कितना पैसा कमाया हमको बोल देना और उसके हिसाब से टैक्स भर देना। मैंने बोला ओके। ये मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, नहीं तो बोलेंगे डिपार्टमेंट आता है ऐसा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, क्या समझाने के लिए, उसके ऊपर ध्यान देना। अब सपोज एक एग्जाम्पल कि इसी एग्जाम्पल में मैंने उनको बोला कि ठीक है 31 मार्च को आप आ जाना, 31 मार्च को मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कितनी इनकम कमाई है और मैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से टैक्स पे कर दूंगी। अब 31 मार्च को वो मेरे पास आ गए, तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि अभी तो 31 मार्च खत्म हुई है, अब मैं सारे बुक्स मिलाऊंगी, मैं सारे सेल्स रिकॉर्ड करूंगी, परचेज रिकॉर्ड करूंगी, फिर मुझे पता चलेगा कितनी इनकम कमाई, तो आपने थोड़ा टाइम और दो। तो उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम और दिया। 31 मार्च के बाद बैठ के अप्रैल में बैठ करके मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने पिछले साल कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा हुआ, कितना टैक्स भरना चाहिए। जब मैं जिस साल में मैं ये सब काम कर रही हूँ, तो इसको अपन बोलते हैं, जब मैं ये कैलकुलेशन कर रही हूँ तो इसको अपन बोलते हैं असेसमेंट करना। तो ये असेसमेंट अपन जिस साल में करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब मैं असेसमेंट ईयर में असेसमेंट तो कर रही हूँ, पर मैं कौन से साल की इनकम का असेसमेंट कर रही हूँ। मुझे कोई पूछेगा कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो कौन सी इनकम का कब कर रहे हो, कब इनकम कमाई आपने, ये मैं क्या बोलूंगी, मैंने इनकम कब कमाई थी, पिछले साल। तो पिछला साल मतलब क्या, प्रीवियस। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और उस प्रीवियस ईयर की इनकम का कैलकुलेशन जिस साल में करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ध्यान से पहले प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर असेसमेंट ईयर की समझेंगे। देखो प्रीवियस ईयर और यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर, मैंने बोला डिपार्टमेंट यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर को बिलीव करता है, तो ये यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर दिया है। कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 3। यहाँ हमारे 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए पूरे। सेक्शन 1, Income Tax Act 1961 applies to whole of India and came in effect from 1st April 1962. Section 2, definitions. Section 3, previous year. Section 4, charging section of Income Tax Act. पहले चैप्टर में यही 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन हमारे क्लियर हो गए। सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर, अंडरलाइन करो। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर। देखो वहां उन्होंने अकाउंटिंग ईयर वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर कंपल्सरीली मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले जो साल आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। आगे अंडरलाइन करो, इनकम अर्नड इन अ ईयर इज असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब जो इस साल इनकम कमाएंगे उसका असेसमेंट अगले साल में करेंगे। आगे अंडरलाइन करो, ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड इज नोन एज असेसमेंट ईयर। जिस साल पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल इस कमाई गई इनकम का असेसमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। It is mandatory for all assessees to follow financial year from 1st April to 31st March as previous year for income tax purpose. मैंने अभी आपको बताया हर एक को कंपल्सरीली फॉलो करना जरूरी है 1st April से 31st मार्च। फिर से आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ, आपको अकाउंटिंग इसके हिसाब से करने नहीं बोला, डिपार्टमेंट बोलता है आपको जब अकाउंटिंग करना है तब आप करो, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, पर हम हमारा टैक्स 1st अप्रैल से 31st मार्च ही कलेक्ट करेंगे। तो आप अगर अकाउंटिंग ईयर कुछ और करते हो तो आपको 2 सेट ऑफ बुक्स बनानी पड़ेगी, एक अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, एक डिपार्टमेंट को टैक्स भरने के लिए। नीचे उन्होंने फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन किया है। फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 221 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, फाइनेंशियल ईयर अंडरलाइन कर लो, मींस द ईयर commencing on the first day of April. Hence, it is a period of 12 months starting from 1st April and ending on 31st March of the next year. It plays a dual role, that is assessment year as well as previous year. अब क्यों हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है, इसके ऊपर हम बाद में ध्यान देंगे, क्यों मतलब दोनों ईयर इसको बोला जाता है। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया है कि इट प्लेज अ डुअल रोल असेसमेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर, ये स्टेटमेंट पर हम वापस आएंगे, पर पहले हमने फाइनेंशियल ईयर का मतलब जान लिया। जब हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे करें। ओके, प्रीवियस ईयर का मतलब आप लोगों को समझा। ओके, नीचे आने से पहले मैं असेसमेंट ईयर पे जाऊंगी वापस। अंडरलाइन करो, assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year. It is the year in which income earned in the previous year is charged to tax.
जैसे असेसमेंट ईयर 2020-21 इज अ ईयर which commences from 1st April 2020 and ends on 31st March 2021. Income of an assessee earned in the previous year 1920 is assessed in 2021. पिछले साल जो इनकम कमाई उसका असेसमेंट इस साल में किया जाएगा. कितना ड्यूरेशन होता है असेसमेंट ईयर का? 12 मंथ्स का. 1 अप्रैल से, क्योंकि असेसमेंट आप भले ही असेसमेंट आप बोलोगे मैंने तो एक महीने में कैलकुलेट कर लिया कि मेरा पिछले साल का टैक्स कितना था. आप असेसमेंट चाहे एक महीने में कर लो, लेकिन इस पूरे ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाएगा. रिलेशन विद प्रीवियस ईयर, इट फॉल्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में क्या लिखा था? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर अपन ने पढ़ा तो उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था प्रीसीडिंग, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर के बाद आता है असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले आता है प्रीवियस ईयर. इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर. वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से. प्रीवियस ईयर वो साल है जिसमें हम इनकम कमाते हैं. असेसमेंट ईयर वो साल है जिसमें हम प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम का असेसमेंट करते हैं. फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च. कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर. अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस साल हम हमारी अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं. फिर से क्लियर कर देती हूँ, आप अकाउंटिंग कोई भी साल में कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी टैक्स आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के हिसाब से ही भरना पड़ता है. ओके, एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 1920. ओके, ये उसी लाइन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम. अब ये ध्यान से समझना कि एग्जैक्टली क्या है. सपोज एक एग्जाम्पल, इस साल मैंने मेरा नया बिजनेस स्टार्ट किया. मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया 15 जून से. ओके, प्रीवियस ईयर न्यूली सेटअप बिजनेस के केस में क्यों चेंज होता है उसका एग्जाम्पल देखना. सपोज एक एग्जाम्पल, मैंने मेरा बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया 15 जून से. अब मैंने आपको बोला कि मैं मेरी अकाउंटिंग 15 जून से 15 जून तक करूंगी, लेकिन डिपार्टमेंट जो अपना टैक्स लेगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को लेगा. तो मेरा जो साल है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहना चाहिए. खत्म तो 31 मार्च पे हो जाएगा, पर शुरू 1 अप्रैल से नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस शुरू ही मेरा 15 जून से हुआ था. तो पहले साल में मेरा जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा या मेरा जो प्रीवियस रहेगा वो 15 जून से शुरू होकर 31 मार्च तक रहेगा. तो किसी भी बिजनेस जब वो न्यूली सेटअप हुआ है उसके फर्स्ट ईयर में उसका जो ईयर है वो शुरू होता है उस दिन से जिस दिन से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और खत्म होता है लेटेस्ट 31 मार्च को. देखो, बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग न्यूली सेटअप या सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, बिगनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस. अंडरलाइन कर लो, साल शुरू होगा उस दिन से जिस दिन आपका बिजनेस सेट हुआ, और खत्म होगा उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को. जैसे मेरा प्रीवियस ईयर शुरू होगा 15 जून 2020 से और खत्म होगा 31 मार्च 2021 पे. Above explanation signifies that first previous year, underline कर लो, may be a period of less than 12 months. इससे क्या समझ में आता है कि किसी भी पर्सन का पहला प्रीवियस ईयर, इसके बाद कभी नहीं होगा, पर पहला प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है. बट एनी केस इट कैन नॉट एक्सीड, कभी भी 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, क्योंकि 31 मार्च हमेशा खत्म होगा. अगर मेरा 1 अप्रैल भी शुरू हुआ तो भी 31 मार्च खत्म होगा. कोई बोलेगा अगर बिजनेस 30 मार्च को शुरू हुआ तो भी 31 मार्च खत्म होगा, उस केस में 2 ही दिन का प्रीवियस ईयर होगा. तो कभी भी 12 महीने से ज्यादा का पीरियड नहीं हो सकता. However, next and subsequent previous year shall always be of 12 months. सिर्फ पहला ही साल 12 मंथ से कम हो सकता है. हो सकता है 12 का भी, हो सकता है 12 से कम हो, लेकिन इसके आगे आने वाले हर साल 12 महीने के ही होंगे. Where an assessee has an existing regular income from various sources and he earns an income from a new source during the financial year, his previous year shall commence from the existing income from 1st April or new income from the date on which the new source of income comes into existence. सपोज मैं क्लासेस ले रही हूँ, क्लासेस का हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो प्रीवियस ईयर है वो चल रहा है, पर इसी साल से मैंने एक जीरोक्स मशीन सेटअप कर दी और जीरोक्स करना स्टार्ट कर दिया. तो उस जीरोक्स वाली जो इनकम है उसके लिए जिस डेट से मैंने स्टार्ट किया वो डेट से 31 मार्च का प्रीवियस ईयर होगा, पर बाकी मेरी क्लासेस की इनकम के लिए रेगुलर 1 अप्रैल से ही मेरा प्रीवियस ईयर चलेगा. However, assessee is liable to tax on aggregate income from all the sources. Therefore, all the income will be included in the previous year. अपन जितनी भी इनकम इस प्रीवियस ईयर में कमाएंगे सब इनकम का टोटल करके उसके ऊपर टैक्स प्रीवियस ईयर में लगाया जाएगा. ओके, अब मैं इस लाइन के ऊपर आती हूँ वापस से. क्या लाइन थी वो? कि इट प्लेज अ डुअल रोल, दैट इज असेसमेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर. तो अपन ऐसा क्यों बोलते हैं कि हर साल प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है? क्यों? देखो, मैंने इस 1 अप्रैल 2020 में बैठ करके असेसमेंट किया जो इनकम मैंने पिछले साल कमाई थी. तो मतलब ये साल असेसमेंट ईयर है उस इनकम के लिए जो मैंने पिछले साल कमाई है, पर इस साल मैं इनकम भी कमा रही हूँ. तो ये साल प्रीवियस ईयर है उस चीज के लिए जिस इनकम को मैं कमा रही हूँ.
तो मतलब इस साल में पैसा भी कमा रही हूँ तो ये प्रीवियस ईयर हो गया, और इस साल मैं असेसमेंट भी कर रही हूँ उस इनकम का जो मैंने पिछले साल कमाया था, तो ये असेसमेंट ईयर भी हो गया। तो इसका मतलब हर साल प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है आज का, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर भी पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे हैं। हमने आज काफी कुछ चीजें सीखी, प्रीवियस ईयर, कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, पर्सन की डेफिनेशन, चार्जिंग सेक्शन। तो एक बार इस पूरे को अच्छे से पढ़ना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्शन से। मीनवाइल आप ये वीडियो अच्छे से देख लो, कुछ प्रॉब्लम आता है तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।